ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है आर्टिकल संविधान में, जो भारत के संविधान में आर्टिकल 142 का जो है पावर किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अनलिमिटेड बेस्ट पावर दिया गया है, जिसमें वो कोई भी कहीं भी किसी के साथ कोई सवाल पूछ सकता है, कोई ऑर्डर पास कर सकता है ना, एक्सक्लूसिव राइट दिया गया उसमें। लेकिन उसी संविधान में जो है आर्टिकल 143 क्लाउज 1 में जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को भी पावर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 361 एक है, जिसमें कहता है दैट प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स अगेंस्ट द जुडिशियल स्क्रूटिनिटी फॉर एनी एक्ट डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी। ये बहुत बड़ा सवाल है कि उसी संविधान ने जो है आर्टिकल 143 क्लाउज 1 प्लस आर्टिकल 361 जो कहता है प्रोटेक्शन, मतलब उसको राष्ट्रपति और गवर्नर्स को जो है एक प्रोटेक्शन दिया गया है कि जुडिशियल रिव्यू जो है उसके खिलाफ अननेसेसरी नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ प्रोटेक्शन दिया गया। फिर आर्टिकल 145(3) सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ टू बी डिटरमाइंड बाय बेंच ऑफ मिनिमम 5 जजेस। कोई 2-3 जज मिलकर जो है नहीं बात करता, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को मिनिमम 5 जज जो है डिफाइन करता है, कि व्हाट इज़ द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। उसके बाद है आर्टिकल 131 the original jurisdiction of Supreme Court to decide suits arising from a dispute between Government of India and one or more states, between 2 or more states। ये भी कह रहा है आपको कि आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का क्या है, जहाँ पर जो है आप जो दायरा है सुप्रीम कोर्ट का रिलेटेड टू स्टेट्स, रिलेटेड टू यूनियन ऑफ इंडिया, एक आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट लेकर चले, जो हमको इसमें बेस्ट पावर है हम उसी के अनुसार चलेंगे। अन्य जो आर्टिकल में जहां प्रोटेक्शन दिया गया है राष्ट्रपति को, गवर्नर को या यूनियन ऑफ इंडिया को, उसको अगर कंसीडर नहीं करता है तो इट मीन्स इट्स ओवर राइडिंग द रूल ऑफ द लॉ। आई मीन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर आल्सो प्रिंटेड। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक जो है आपको और भी मैं दे देता हूँ। इस तरह से जो है आप एक बात देखिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या कोई आदेश दे सकता है कि आप इस बिल को समय में या तो पास करिए या तो इसको लागू करिए। टाइम फ्रेमवर्क जो उनको दिया गया है कि डेडलाइन दे दिया कि विद इन 3 months गवर्नर को और राष्ट्रपति को दे दिया गया कि विद इन आफ्टर द एसेंट, मतलब जब बिल भेजा गया राज्य सरकार के द्वारा फॉर द एसेंट ऑफ द गवर्नर, तो आपको 3 महीने के अंदर जो है उसका आइदर डिनाई इट और एक्सेप्ट इट और अप्रूव इट और फिर 3 महीने उतना ही टाइम राष्ट्रपति को दे दिया गया कि वहाँ से जो भी मोड में डिनाई हो या एक्सेप्ट हो वो फर्दर जो है राष्ट्रपति को भेजेंगे। और राष्ट्रपति भी को भी लिमिट कर दिया गया टाइमलाइन कि 3 महीने के अंदर जो है विद इन 3 months वी हैव टू गिव ए आइदर यस और नो एसेंट। दैट इज़ नॉट एज पर लॉ, दिस इज़ ओवर राइडिंग द, जैसा कि हमने आपको बताया कि डिफरेंट जो और भी आर्टिकल्स हैं जहाँ जो राष्ट्रपति को और गवर्नर को भी जुडिशियल रिव्यू करने का पावर है सुप्रीम कोर्ट के साथ। तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह का ऑर्डर पास करना एक तरह का जो है ओवर राइडिंग द लॉ है। सर आप देखिए, अगर न्यायपालिका जिस तरीके से, अगर सरकार के जिस तरीके से जो सर्वोच्च संविधान की रक्षक है माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, तो आपको क्या लग रहा है उनको आदेश देना और उसके बाद उनको न्यायिक शक्तियों से कंट्रोल करना, क्या ये उचित है कि राष्ट्रपति को भी आदेश दे? देखिए, उचित नहीं है, अनुचित है। और उचित तब होता है कि जबकि खुद जो है आपको मैंने बताया
कि मिनिमम 5 जजेस का बेंच होता तो उस पर एक कोई ऑर्डर पास हो सकता था, लेकिन 2 बेंच के द्वारा जो है ये पारित किया गया जजमेंट है, ऑर्डर है, डायरेक्शन है, दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क, यू नो। तो इसको जो है रिव्यू करने के लिए जो है, इसलिए 14 सवाल जो राष्ट्रपति ने भी उसी संविधान से खोजकर जो है अब सुप्रीम कोर्ट को पूछा है, सवाल क्रिएट किया है कि आपने जो मुझे एक दायरे में, टाइम लिमिटेशन के दायरे में बांध दिया है कि इतने 3 महीने के अंदर मुझे जवाब एसेंट देना ही होगा, यू नो, तो डैट इज़ आई एम नॉट बाउंड टू डैट। सर, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने कहा है कि अनुच्छेद 142 जो कोर्ट को मिला है वो विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल की तरह बन गया है, जो सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहा है। मतलब जो कानून बनाने का काम संसद का है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ही अब तय करने लगा है कि वो भी अब नए नए कानून या वो बना सकता है। देखिए, इसीलिए जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इस तरह आर्टिकल 142 के भास्ट पावर को यूज़ किया, तो उसी का अनुच्छेद में जो है आर्टिकल 143 क्लॉज 1 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। समझे? पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट विद द सुप्रीम कोर्ट। तो उसी आर्टिकल के तहत जो है अब सवाल पूछा, 14 सवाल जो दागे गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, कि ये 14 सवाल के तहत जो है आप हमें बताइए कि आपकी लीगल स्टेटस, यू नो, जो आपकी जो एक लोकस स्टैंडी है वो आप कहाँ पर हमें जो डायरेक्शन दे रहे हैं उसके तहत आप कहाँ ठहरते हैं, ये सवाल पूछा गया है। तो सर, आपको क्या लग रहा है कि जो राष्ट्रपति और गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो विवाद चल रहा है, अब इसका जो देश की राजनीति या देश की सुरक्षा पर किस तरीके के खतरे बन सकते हैं अगर इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अगर राष्ट्रपति को किसी बिल के लिए तय सीमा करेगा, अगर उस समय सीमा के समाप्त होने के बाद अगर कोई स्टेट, सर देखिए, मैं समझ गया आपका सवाल। देखिए, इस बात को समझना होगा अच्छी तरह कि देश में कई तरह के विचारधाराएं चल रही हैं, यू नो, और मैं इस बात को अभी अपने फील किया हूँ कई जजमेंट्स को पढ़कर, और कि हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है भारत की, वो भी जो है कई तरह की जो है, यू नो, फिलॉसफिकल डिज़ाइन जो है उससे गवर्न है, यू नो, प्रेरित है, यू नो। तो ये बड़ा ही दुख का सवाल है। भारत में जो सिस्टम जो है और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम है जिनका सुप्रीम कोर्ट को, उसको इस सब से ऊपर उठकर जो है बात करनी चाहिए, सोचनी चाहिए, और जो मूल रूप से जो है पूरी जो व्यवस्था है देश हित में और काम होनी चाहिए, ताकि यहाँ की अगर कोई लेफ्टिस्ट मोड या जो कोई फंडामेंटलिस्ट मोड जो है इस देश को गर्त में ले जाना चाहता है और कोर्ट को यूज कर कर जो है यहाँ की जो मूल आइडेंटिटी है देश की, जो मूल जो संस्कृति है उस देश को, उसको नष्ट भ्रष्ट और ख़त्म करना देना चाहता है, तो उससे बचना चाहिए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने तय सीमा की है राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए, वैसे ही अगर देश की सरकार सुप्रीम कोर्ट के लिए एक टाइम बता दे कि आप 3 महीने में इस केस को सुनवाई कीजिए और इसमें यस या नो करें, तो इसके बाद जो देश में जो माहौल होगा, मतलब किसी केस की वजह से अगर कुछ अराजकता स्थिति हुई, हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इतना ज़्यादा सिंसियर है तो सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट और पंचायत कोर्ट या जो जहाँ पर 50 साल से केस पड़ा रहता है, पेंडिंग रहता है, एक छोटा सा रिपोर्ट फाइल करने में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और पुलिस और सारे सिस्टम जो है मतलब 10-10 साल लगा देते हैं,
गवाही को क्लीन करने में भी 10 साल 20 साल से गवाही चल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन एड्यूस नहीं हो रहा है, एविडेंस एड्यूस नहीं हो रहा। तो आप समझ सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है जो पूरे देश को संभाल रहा है, एक गवर्नर है पूरे सिस्टम को, राज्य के पूरे सिस्टम को संभाल रहा है वो, और कई ऐसे टेक्निकल इश्यूज होते हैं बिल के, बिकॉज आपके देश में बहुत तरह के फिरकाप्रस्त लोग जो जमघट बनाए हुए हैं, पॉलिटिकल रूप से बनाए हुए हैं, एकेडमिक रूप से बनाए हुए हैं, मीडिया के रूप में बनाए हैं, जुडिशरी के रूप में बनाए हुए हैं। तो जो राष्ट्रपति है वो सर्वोपरि देश हित की बात करेगा। जो गवर्नर है केंद्र के द्वारा स्टेट में अपॉइंटेड होता है, एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट स्टेट में होता है या यूनियन टेरिटोरी में होता है, तो वहाँ जो है समसामयिक रूप में जो है वो देश हित में, वो जैसे लेफ्टिस्ट है यहाँ, ये जो है जैसे आप देख लीजिए बंगाल में, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में कई जगह ऐसे चीज़ों को उभारा गया, पनपाया गया जबरन जो है माइनॉरिटीज़ के नाम पर, जबकि माइनॉरिटीज़ का जो है आप रिजर्वेशन की बात आप देख लीजिए सारा जो है वो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई संविधान में ये नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोई, आई मीन देयर इज़ नो वैल्यू फॉर दिस, और दूसरी बात उस पर सवाल नहीं उठता है, और जहाँ पर सवाल नहीं उठाना चाहिए ऐसे इश्यूज पर जो है अंडरलाइन करंट डालकर जो है आप उसको जो है देश में आप डायरेक्शन पास करते हो, तो दिस इज ओवरराइडिंग द रूल ऑफ द प्रेजेंट रूल संवैधानिक जुरिस्डिक्शन। सर एक लास्ट इसमें ही, अभी देश में जब बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट को किस तरीके से कार्य करना चाहिए और राष्ट्रपति को किस तरीके से कार्य करना चाहिए, अब इसमें एक मुद्दा आता है कॉलेजियम सिस्टम, किस तरीके से देश में तमाम संस्थाएं हैं जो एग्ज़ाम के जरिए हो चाहे किसी भी तरीके से हो उसमें अपॉइंटमेंट होती है। देखिए ये बात तो माननी होगी कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो सर्टेन एक कुकून जो बना हुआ है, समझे ना, वो कुकून जो जुडिशरी का जुडिशियल फ्रेटर्निटी में जो एक कुकून आज़ादी के बाद बना, जो कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हुआ, जो उनके ही लोग जो है चहेते लोगों को जज बनाया गया, उनके ही चहेते लोगों को सीनियर या गवर्नमेंट में वकील टॉप लेवल में बनाया गया, उनके ही चहेते लोग को लॉ डिपार्टमेंट से हर एक मिनिस्टर बनाया गया, सिस्टम में रखा गया, कि जो वो चाहे जैसा चाहे उसी के अनुसार न्याय हो, और लोग नहीं जानते थे तो उसी के अनुसार जो जो चीज़ कहा जाता था, जो पढ़ाया जाता था, लिखाया जाता था, उसको लोग जो है सही समझ रहे हैं। और उसी सिस्टम की बात राहुल गांधी करते हैं कि सरकार आपकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। हाँ देख लीजिए, सच्चाई जो है कहीं ना कहीं उगल कर आ जाता है। जो मिजाज जो राहुल गांधी के द्वारा व्यक्त किया गया, डैट इज़ नॉट ओनली दैट ही नोज कि हमारे 4 पुश्तों ने जो है यहाँ जो है राज्य किया है एज ए प्राइम मिनिस्टर, और हमने 70 साल 60 साल तक देश चलाया है, और 60 साल में जितने भी यहाँ के जो जुडिशरी हो, एकेडमी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट सेना, पुलिस, दिस दैट, जितने भी सिस्टम है सब में हमारे आदमी पेनेट्रेटेड हैं। तो आप भले ही जनता के मिजाज से चुनकर आकर सरकार चला लीजिए, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जुडिशियल बॉडी है, दिस है डैट है, जो देश का संचालन एट ए ग्रास रूट लेवल करती है, वो हमारे इशारे पर काम करती है। राहुल गांधी का यही कहना था, और उसी के अनुसार जो आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन जो है हो रहा है, उसी का एक सीमा, ये भी उसी का एक मिजाज है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को अब एक सरकार को रोकने का एक जरिया बनाया जा रहा है। बिल्कुल, वो तो शुरू से ये कर रहे हैं। अब देखा कि भाई जनता, उन्होंने पहले देखा कि क्या किया जाए, तो जॉर्ज सोरेस को पकड़ा गया। जॉर्ज सोरेस का काम ही है जितने भी जो नॉन कम्युनिस्ट कंट्री है, कैपिटलिस्ट कंट्री है या डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको डीएस्टेबलाइज करो,
पूरे वर्ल्ड में, तो उसने कई देश को बर्बाद किया। तो सोचा कि हिंदुस्तान हिंदुइस्टिक राइटिस्ट कंट्री हो रहा है, हिंदूवादी कंट्री हो रहा है, तो इसको कैसे बर्बाद करना है। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंडिया अलायंस के लोगों के गैंग को पकड़ा, और इसके में उसमें अरविंद केजरीवाल, ममता एंड ऑल दैट, अखिलेश वगैरह सारे जो साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में बैठे हुए हैं लोग, जो मोदी विरोधी हैं, भाजपा विरोधी हैं, एनडीए विरोधी हैं, समझे ना, वो सब का जो है एक ग्रुप में बनाकर इन्होंने जो है बड़े $6 बिलियन को 2024 में जो इलेक्शन हुआ उसमें पैसा पंप किया गया। 2024-25 में जो इलेक्शन हुआ उसमें पंप किया गया, और इनका एक टारगेट मिशन विजन था कि जहाँ जो भी करना हो, चाहे मीडिया खरीदना हो, ये खरीदना वो खरीदना हो, वो सब खरीद लो। और लेकिन भाजपा सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी की सरकार इस बार नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये जनता की आवाज़ थी, जनता की पुकार थी, 140 करोड़ लोगों में जो राष्ट्रभक्त लोग हैं उनकी पुकार थी, उनकी शक्ति थी कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और देश को संभालनी। अगर नहीं आते मोदी जी इस बार, तो मैं आपको ये बात लिखित रूप से, गारंटी रूप से एफिडेविट कर दे सकता हूँ कि ये देश चाइना के अंदर हवाले हो जाता, और ये कश्मीर तो जाता ही जाता, पाकिस्तान के हाथ में, बिकॉज ऑलरेडी जो है जो पीओके है उसमें चाइना का दखल हो चुका है, समझे ना। अभी फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी बात करते हैं कि चाइना ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया है, वहाँ पे ज़मीन घर बना रहा है, जैसे अभी बात की थी राहुल गांधी ने कि चाइना ने हमारे पूरे सीमा पे घर बना के रखे हुए, तो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि ये घर तब बने हैं, वहाँ पर बने हैं जो कब्जा पहले। सुनिए, राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, समझे ना। ये राहुल गांधी, तुमको बोलने में शर्म नहीं आती, बेहुदे कहीं के हैं। तुम्हारे बाप दादों ने जो है भारत की भूमि को वहाँ उसको समर्पित किया है, और जब 62,000 किलोमीटर लैंड को, वर्ग स्क्वायर लैंड को जो है, जब भारत का हिस्सा था, जो हिमालयन रेंज पूरा जो है लद्दाख के आसपास का और ऑल दैट, जब हमारी जो सेना जो है उसको लेने जा रही थी, तो उसने जानकर, और जब चाइना कब्जा किया था उस समय, तो नेहरू ने बाकायदा पार्लियामेंट में बयान दिया कि अच्छा हुआ चाइना ने 62,000 किलोमीटर लैंड को ले लिया, इसलिए कि उस चीन में, उस एरिया में जहाँ भारत का एरिया था, उस एरिया में एक घास का तिनका नहीं उगता था, इसीलिए ले लिया, अच्छा हुआ। तो इस पर जो है पार्लियामेंट में हमारे जो सीनियर अपोजिशन के लीडर थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, समाजवादी लीडर थे, उन्होंने जवाब दिया नेहरू को, बाकायदा पार्लियामेंट में जवाब दिया है कि नेहरू जी, आपके भी सर पर एक भी बाल नहीं है। नेहरू का मुंह जो है छोटा सा हो गया, समझे, कि भाई ये तो बड़ी बात कर दिया इसने कि हमारे सर पर बाल नहीं है, तो मेरा भी सर कत्ल कर जो है या चाइना को दे दो। क्या सर का बाल उड़ जाने से क्या कोई सर की उपलब्धि या विशेषता खत्म हो गई? नहीं हुई ना। उसी तरह अगर किसी देश के रेंज में जियोग्राफिकल टेरिटोरी में अगर वहाँ घास नहीं उग रहा है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, पत्थर ही पत्थर है, तो तुमको वो उसका कोई महत्व नहीं है। कौन से स्कूल कॉलेज में नेहरू पढ़ा था? मुझे तो लगता है ये 5वां 6ठा फेल आदमी है, समझे। अदरवाइज इसके खानदान में तो कोई ग्रेजुएट नहीं पास हुआ। मुझे मतलब आप देख लीजिए कि रियलिटी में किसी भी गांधी फैमिली का कोई देशभक्ति वाला आज तक कोई काम नहीं हुआ है। और एकेडमिक रिकॉर्ड इनका देखिएगा तो ये 4-5वां पास जो बच्चा पास करता है उससे ज़्यादा इन लोगों का ब्रेन नहीं है, समझे ना। राहुल गांधी का तो 0 सन्नाटा है। वो जो आदमी आलू डालो और ये क्या नहीं आयरन, क्या वो सोना निकालो की बात करता है, उस आदमी को क्या दिमाग होगा भाई। अच्छा, वो तो अभी कह रहे हैं, बोलते बोलते क्या बोल देगा पता नहीं। अभी कह रहे हैं हम तो प्राइवेट में भी आरक्षण ले आएंगे। अब तो वही तो कह रहे हैं, गांधी नेहरू फैमिली ने किसी का प्राइवेट कंपनी चलाया है, इसीलिए तुम ले आएगा आरक्षण, समझे ना। अब जो आरक्षण जो है, अब मैं इस पर मैं असली बात बता दूं, इंदिरा गांधी ने जो है
ओबीसी आंदोलन का वो रिसर्च करवाया, बीपी मंडल आयोग बना, ठीक है। बीपी मंडल आयोग में पूरे भारत में जो है 6 साल लगे रिसर्च करने में, जो कितने ओबीसी हैं, हाँ, कितने दलित्स हैं, ओके, और कितने एससी एसटी हैं, पिछड़े वर्ग में हैं। और जब रिपोर्ट बीपी मंडल ने, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल मधेपुरा के थे, उस समय सहरसा डिस्ट्रिक्ट था बिहार में, तो जब बीपी मंडल ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कांग्रेस से, वो समझे, उन्होंने समर्पित किया, तो इंदिरा गांधी ने नोइंग द फैक्ट्स उन्होंने ही उसको रिसर्च कराया, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। फिर राजीव गांधी आए, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इट वाज बीपी सिंह जो 1989 में जो है उसको जो है न्याय देने के लिए ओबीसी को उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। दैट्स वाई ही केम विद द थम्पिंग मेजोरिटी, वो जानते थे। भले ही बीपी सिंह को भले ही फॉरवर्ड कास्ट के लोगों ने खूब गरियाया है, लेकिन बीपी सिंह ने न्याय का हित किया ओबीसी के द्वारा।